चलो हेडिंग दो कोलिजन, ठीक है। ये एक वर्टिकल वॉल है ना, और यहाँ से एक बॉल को मैंने v वेलोसिटी से ऐसे फेंका, ठीक है। अच्छा ये बता, ये 0.1 kg का ये बॉल है, ठीक है। ये गया और वॉल के साथ टकराया। ये जब तक वॉल से टकराया नहीं है, ठीक है, क्या इसकी वेलोसिटी बदलेगी क्या? अगर ग्रेविटी को हम एक मतलब नहीं लें तो, कंसिडर नहीं करें तो नहीं। अच्छा ये कोलाइड हुआ, ठीक है। जब ये कोलाइड होगा, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो इसकी वेलोसिटी 10 है, ठीक है, तो इसकी जस्ट कोलिजन से पहले इसकी 10 होगी। अच्छा कोलिजन तुमको क्या लगता है कितने देर तक चलेगा? बहुत कर, मान लो 0.01 सेकेंड तक चला, ठीक है, 0.01 सेकेंड तक ये कोलिजन चला, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो बना लेता हूँ इसका, ठीक है, 0.01 सेकेंड का, ठीक है, और उसको मैं 1 घंटे में देखता हूँ, ठीक है, तो सारी चीज़ें बहुत आराम से हमें दिखाई देंगी, ठीक है। याद रखना ड्यूरिंग कोलिजन जो फोर्स इस पर होगा वो इस तरफ होगा। अच्छा फोर्स इसकी वेलोसिटी को घटाएगा या बढ़ाएगा? घटाएगा। अच्छा ये बताओ कि ये जो डिस्टेंस है ना, इसकी वेलोसिटी अगर ये है, इधर है 10, तो ये पॉइंट इस दीवार के करीब पहुँचेगा, तो ये डिस्टेंस r से कम होगी या r से बढ़ेगी? कम होगी, क्योंकि ये सेंटर जो है वॉल के करीब पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस r से कम होगी। तो बॉल क्या होगा, डिफॉर्म्ड होगा या डिफॉर्म्ड नहीं होगा? डिफॉर्म्ड होगा। इसकी वेलोसिटी मान लो 9 हो गई, ठीक है, क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है। क्या ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा या सेंटर जो है वो दीवार के और करीब जाएगा? और जाएगा, ठीक है, तो कॉम्प्रेशन और बढ़ेगा। इसकी वेलोसिटी 8 हो गई, 8 हो गई, ठीक है। ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है या कॉम्प्रेशन और होगा? ठीक है, 7 हो गई, 5 हो गई, 2 हो गई, ठीक है। क्या ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है? नहीं। मान लो वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। तो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो बॉल जो होगा वो मैक्सिमम डिफॉर्म्ड होगा, ठीक है। याद रखना आयरन का भी बॉल होगा तब भी वो डिफॉर्म्ड होगा, क्योंकि आयरन का बॉल कोलाइड होता है वापस आता है, तो पक्की बात है कि वेलोसिटी 0 होती होगी, फिर वेलोसिटी इधर मिलती होगी, ठीक है। लेकिन डिफॉर्मेशन इतना कम होता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद फोर्स इस तरफ है तो ये बॉल इधर रिटर्न होके आता है, ठीक है। अच्छा जिस इंस्टेंट पे कंप्रेशन मैक्सिमम है उस इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी इस केस में क्या होगी? 0। अब देख, जब बॉल डिफॉर्म्ड होता है तो जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो तो कम हो जाती है, ठीक है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बॉल इलास्टिक मटेरियल का बना होता है, ठीक है। इनफैक्ट आयरन में भी इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो ये बॉल डिफॉर्म्ड होता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे है ना, इस बॉल में आ जाती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हुआ क्या कि बॉल गया, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो 2 तरह के कोलिजन होते हैं, एक तो होता है पूरी तरह से इलास्टिक और दूसरा होता है पूरी तरह से नॉन इलास्टिक, ठीक है। लेकिन याद रखना प्रैक्टिकल कोलिजन जो होते हैं वो ना तो पूरी तरह से इलास्टिक होते हैं ना तो पूरी तरह से इनइलास्टिक होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो पहले एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, इसकी वेलोसिटी को अगर हम 10 ले लें तो काइनेटिक एनर्जी थी 12m इंटू वी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, दैट इज़ 0.1 इंटू 100, दैट इज़, ठीक है, 5 जूल्स, ठीक है। 5 जूल्स इसकी काइनेटिक एनर्जी थी। जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 5 जूल फिर से हमको काइनेटिक एनर्जी में वापस मिल गया तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। याद रखिएगा इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन होता है, जो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन होता है, वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी या आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होता, ठीक है। पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर से वो पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उसको हम कौन सी कोलिजन कहते हैं? इलास्टिक। अगर बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसको हम कहते हैं प्योरली इनइलास्टिक कोलिजन। लेकिन प्रैक्टिकल जो कोलिजन होते हैं उसमें, ठीक है, पार्शियल कन्वर्जन होता है, ठीक है। लिखिए इस चीज़ को, लिखिए, डायग्राम बना के लिखिए। पॉइंट नंबर 1, when the ball collides with wall, the force on the wall will be
the force on the ball will be, the force on the ball will be towards left, and velocity of the ball starts decreasing, ठीक है. But as the velocity of center of ball is towards right, the ball gets deformed. ठीक है. लिखो, when the center of the ball will have zero velocity, the deformation of the ball will be maximum. ठीक है. At this instant, kinetic energy of the ball is, zero, and it is fully converted to elastic potential energy. ठीक है. आगे लिखो, there are two types of collision. First one, elastic collision. ठीक है. लिखना, in the elastic collision, the elastic potential energy of the ball is again converted back fully into the kinetic energy of the ball. Hence kinetic energy before the collision is equal to kinetic energy after the collision. ठीक है. सेकेंड, इन इलास्टिक कोलिजन, है ना. ये तो हो गया इलास्टिक कोलिजन के बारे में. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो, इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है. इन द केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is not converted back to kinetic energy, and it is released in the form of other types of energies. ठीक है. देखो, प्रैक्टिकली ना तो फुली इलास्टिक कोलिजन होता है, ना तो फुली इनलास्टिक. लिखो, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन द कोलिजन इज नाइदर फुली इलास्टिक नॉर फुली इनइलास्टिक. इट इज फुली इनइलास्टिक. ठीक है. चले, नेक्स्ट लिखो, टू पार्टिकल कोलिजन. ठीक है. देखो, ये कोलिजन से पहले का मैंने डायग्राम बनाया है. ठीक है. अगर कोलिजन हो रहा है तो V1 बड़ा होगा या V2 बड़ा होगा? V1 बड़ा होगा. तो V1 इज ग्रेटर देन V2 हो गया. ठीक है. अब मैं ड्यूरिंग कोलिजन डायग्राम बनाता हूँ. ठीक है. तो ड्यूरिंग कोलिजन जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा. मान लो इसकी वेलोसिटी ऐसी एज्यूम कर रहा हूँ 10 है, इसकी वेलोसिटी 5 है, दोनों आइडेंटिकल बॉल हैं और इन दोनों के बीच का, इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2r होगा. ठीक है. अब ये इसको ऐसे धक्का देगा, इस पे फोर्स होगा पीछे, इस पे फोर्स होगा आगे. अच्छा, कोलिजन को होने में कितना टाइम लगेगा ये मुझे बताओ? बहुत कम लगेगा. इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? और इसकी वेलोसिटी कम होगी. तो देखना,
जब तक इसकी वेलोसिटी सेंटर की इसके सेंटर के वेलोसिटी से ज़्यादा है, इसका सेंटर जो है वो इसके सेंटर के करीब पहुंचेगा। अगर करीब पहुंचेगा तो ये जो डिस्टेंस है वो 2r से कम होगा, और 2r से कम होगा तो इसकी बॉल की जो डिफॉर्मेशन है वो बढ़ेगी। ठीक है, कुछ देर के बाद फिर से वही काम किया मैंने, है ना, रिकॉर्डिंग कर ली। मान लो कोलिजन का टाइम है 0.01 सेकेंड, ठीक है, उसको मैं 1.5 घंटे में उस वीडियो को देख रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी हुई 9, अच्छा दोनों आगे भी बढ़ रहे हैं, याद रखना। इसकी वेलोसिटी हो गई 9 और इसकी वेलोसिटी हो गई 6। क्या ये मैक्सिमम कंप्रेशन है क्या? इसकी सेंटर और करीब पहुंचेगी। इसकी वेलोसिटी हो गई 8, इसकी वेलोसिटी हो गई 7, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, क्या ये मैक्सिमम कंप्रेशन है क्या? इसकी वेलोसिटी हो गई 7.5, इसकी वेलोसिटी हो गई 7.5, क्या ये मैक्सिमम कंप्रेशन है? यस, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 7.5 से कम हो जाएगी, तो ये बॉल आगे निकल जाएगा। तो अब डिफॉर्मेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा तो दोनों बॉल्स की वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल होगी। अच्छा, एक बात और समझ में आई हम लोगों को कि कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी जो होगी, है ना, वो ज़्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो v1 डैश v2 डैश हम कह सकते हैं कि v2 डैश इज ग्रेटर देन v1 डैश। ठीक है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे दो तरह के कोलिजन होते हैं। ठीक है, एक होता है फुल्ली इलास्टिक और दूसरा होता है फुल्ली नॉन प्योरली इनलास्टिक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसके से मैक्सिमम कब होगा? जब बॉल मैक्सिमम डिफॉर्म्ड होगा। और बॉल जब मैक्सिमम डिफॉर्म्ड कब होगा? जब दोनों बॉल की वेलोसिटी सेम होगी। क्लियर है? ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। ठीक है, डायग्राम बना लो। पॉइंट नंबर 1, चलो लिखो पॉइंट नंबर 1। ठीक है, लिखो, बिफोर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ लेफ्ट बॉल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ राइट बॉल। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ड्यूरिंग कोलिजन फोर्स ऑन राइट बॉल is towards right and force on left ball is towards left. Left ball is towards left. Hence velocity of right ball increases, velocity of right ball increases and velocity of left ball decreases. ठीक है, as long as the velocity of left ball is more than velocity of right ball, kinetic energy of एक मिनट काइनेटिक एनर्जी काटो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ काट दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ काट दिया। क्या मैंने लिखवाया? नहीं, वेलोसिटी ऑफ लेफ्ट बॉल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ राइट बॉल। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ राइट बॉल, the center of left ball reaches near to velocity of right ball, center of right ball. Center of left ball reaches nearer to center of right ball, and the two balls gets deformed. Two balls gets deformed. ठीक है, लिखो, deformation is maximum when the velocity of two balls are equal. Next point, when the deformation is maximum, the elastic potential energy is maximum and kinetic energy is minimum. ठीक है, फिर से लिखो। अच्छा, इसके बाद क्या होगा ये मुझे बताओ। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसके वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लो। आफ्टर दिस स्टेज
या आफ्टर कोलिजन the velocity of right ball will be greater than velocity of left ball, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। फर्स्ट वन इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड वन नॉन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और वो जो डेफिनेशन मैंने वहाँ लिखवाए थे ना, है ना, कि इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड इफ द कोलिजन इज फुली इन इलास्टिक, ठीक है, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड टू इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक बार तुम फिर से लिख लो, चलो, ठीक है। तो चल इसके डायग्राम को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। देखो ये है बिफोर कोलिजन m1 m2, वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2। ये डायग्राम है ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। और ड्यूरिंग कोलिजन जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है तब का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, v डैश मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है, मास m1 मास m2, ठीक है। और ये हो गया आफ्टर कोलिजन, ठीक है, v1 डैश सॉरी v2 डैश और ये v1 डैश, ठीक है। ये हो गया आफ्टर कोलिजन, ये m2 है ना। अब देखना, देखो मैं सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, ठीक है, तो मुझे ये बताओ इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? 0। तो क्या हम इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल। याद रखना फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन भी 0 है, फोर्स जो है वो ड्यूरिंग कोलिजन भी कितना है? 0 है, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का मतलब ये मत करना कि ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। बिफोर कोलिजन, during collision, at each and every instant and after collision momentum will be what? equal, not 0, ठीक है, not 0, क्लियर। और अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम होगी, क्या होगी? बराबर होगी। नहीं आ रहा है समझ में, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पहले थी, वो उसका कुछ पार्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, बराबर होगी। देख हमें बिफोर कोलिजन सारी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। मास m1 m2 हमें पता होगा, हमें v1 और v2 पता होगा क्योंकि बिफोर कोलिजन है। हमें आफ्टर कोलिजन जो चीज़ें हैं ना वो निकालनी होंगी। तो m1 m2 तो हमें पता ही है, v1 डैश और v2 डैश हमें निकालना है, ठीक है। अब देखना दो इक्वेशन हमें चाहिए, ठीक है। एक तो हमें चाहिए, ठीक है, एक हम लिख सकते हैं मोमेंटम वाला इक्वेशन। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम तो इलास्टिक हो या इलास्टिक हो कंजर्व रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है m1 v1 सिस्टम का। याद रखना इस पे भी फोर्स है, इस पे भी फोर्स है, तो ना तो तुम इसकी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो ना तो इसकी, लेकिन इन दोनों कंबाइंड सिस्टम की तुम मोमेंटम क्या कर सकते हो? कंजर्व कर सकते हो। मैंने लिख दिया m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी को बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इक्वेट कर दिया। मैंने लिख दिया हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तब तो हम लिख सकते हैं, नहीं तो अगर इन इलास्टिक होगा या पार्शियल इलास्टिक होगा तब बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की वो क्या होगी? कम होगी, ठीक है। देख हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से भी इनको सॉल्व करके v1 डैश और v2 डैश हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन से, है ना, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ होगा, ठीक है। तो हम एक नए टर्म को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, E, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखो, ऑफ रेस्टिट्यूशन,
ठीक है। ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लिख लिया? क्लियर? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो तुम सारी चीज़ों को। देख, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेट कोई भी चीज़ कब होती है ये मुझे बता। कोलिजन के बाद ये सेपरेट हो रहे हैं, इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है। और अप्रोच कब होती है? कोलिजन से पहले ये अप्रोच कर रहा था, ये सेपरेशन है। ठीक है, देख मैं अब तुम्हें इससे पहले मैं तुम्हें, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान ली ये बॉल है और ये दूसरा बॉल है, इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी वेलोसिटी 5 है। ये अप्रोच कर रहे हैं या सेपरेट हो रहे हैं? अच्छा एक बात और, अप्रोच या सेपरेशन जो होती है, समझ गए, उसमें साइन नहीं आता। जब हम कह ही रहे हैं अप्रोच तो एक मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे। सिमिलरली सेपरेशन में भी हम एक मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, तुम एक चीज़ देखो, ये अप्रोच हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, अप्रोच। तो तुम एक पे बैठ जाओ, ठीक है। तो जैसे तुम 5 पे बैठ गए तो 5 को तुम रोकोगे तो 5 इस तरफ दोगे, इसको भी 5 इस तरफ दोगे, तो ये स्टॉप हो गया। 10 इधर 5 इधर, कितना हो जाएगा? 5। तो अप्रोच वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 5। तो इसकी अप्रोच वेलोसिटी कितनी होगी? 5। अच्छा मान ले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है 5 इस तरफ और इसकी वेलोसिटी है 5 इस तरफ। ये सेपरेशन है या अप्रोच है? सेपरेशन। तो चलो किसी एक पार्टिकल पे बैठ जाओ तुम, इस पे बैठोगे तो जिस पे तुम बैठोगे वो तुमको रेस्ट में दिखाई देगा। रेस्ट में दिखाई देगा मतलब उसे हमें रोकना है, रोकने के लिए 5 इस तरफ है तो 5 इस तरफ देंगे, तो इसको भी 5 इस तरफ देंगे, तो ये तो 0 हो गया है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इसकी वेलोसिटी है 10 इस तरफ और इसकी वेलोसिटी है 5 इस तरफ, ये अप्रोच है या सेपरेशन है? अप्रोच है। ठीक है, अब किसी एक पार्टिकल में बैठ जाओ, ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, इस पार्टिकल में बैठे तो 5 इस तरफ दिया, इसको भी 5 इस तरफ दिया, तो 5 इधर 5 इधर, कितना हो जाएगा? 0। और इसका 5 इधर 10 इधर, कितना हो जाएगा? 15। तो अप्रोच वेलोसिटी कितनी होगी? 15 के बराबर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ आते हैं। ठीक है, अप्रोच कर रहा है ये, V1 बड़ा है या V2 बड़ा है? V1 बड़ा है। किसी एक पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाते हैं, तो इसको रोकेंगे तो इसको V2 इस तरफ दिया, इस पे बैठेंगे तो ये रेस्ट में दिखाई देगा, तो इसको रोकेंगे, V2 इस तरफ दिया तो इसको V2 इस तरफ दिया। अब V1 इज़ मोर और V2 इज़ मोर, V1 इज़ मोर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, V2 V1 माइनस V2, अप्रोच वेलोसिटी ये स्टेशनरी दिखाई देगा है ना, और ये V1 माइनस V2 से अप्रोच करेगा। तो नीचे लिख दिया मैंने V1 माइनस V2, ऊपर मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन कब होती है? कोलिजन के बाद। ठीक है, तो कोलिजन के बाद V2 डैश इज़ मोर और V1 डैश इज़ मोर, V2 डैश इज़ मोर। ठीक है, तो हम किसी एक पार्टिकल में बैठ जाते हैं। ठीक है, चलो इस पार्टिकल में बैठ गए तो इसको रोकेंगे, V1 डैश इस तरफ देंगे, इसको V1 डैश इस तरफ देंगे। ठीक है, तो V2 डैश इधर, V1 डैश इधर, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी V2 डैश माइनस V1 डैश, V2 डैश माइनस V1 डैश। तो इसकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगी वो V2 डैश माइनस V1 डैश के बराबर होगी, तो V2 डैश माइनस V1 डैश के बराबर। क्लियर है? तो E इज इक्वल टू दिस मच हो गया है ना। इलास्टिक, अगर फुली इलास्टिक कोलिजन होता है तो एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है कि इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता है, फुली इन इलास्टिक, तो E की वैल्यू कितनी होती है? 0। और भी जो दूसरे कोलिजन होते हैं, ठीक है ना, जो दूसरे कोलिजन होते हैं उसमें E की वैल्यू, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है उसमें E की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके और 1 के बीच में वेरी होती है। लिखो, इसको कॉपी कर लो पहले। द वैल्यू ऑफ E फॉर कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन, द वैल्यू ऑफ E फॉर कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन इज 1 and for completely inelastic collision, it is -1। ठीक है, for all the other types of collision,
इट इज़ बिटवीन ठीक है 0 to 1। कहीं मैंने -1 तो नहीं कह दिया है ना। फॉर इलास्टिक कोलिजन मैंने कितना बोला है? हाँ, इन इलास्टिक के लिए 0 लिखो। -1 मैंने कह दिया क्या? नहीं, मैंने गलत कहा है। फॉर इन इलास्टिक कोलिजन इट इज़ 0। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलिए देखिए। तो हमारे पास बेसिकली, ठीक है, मैं इस इक्वेशन को भी मिटा देता हूँ। ठीक है, हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू 1, है ना, दिस इज इक्वल टू 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो हमारे पास आएगा V2 डैश माइनस V1 डैश इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस V2 डैश, इन दोनों को सॉल्व करना है मुझे, माइनस V1 डैश, इसको पहले लिख दिया माइनस V1 डैश प्लस V2 डैश इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है, चलिए इसको मैं साफ कर देता हूँ, है ना। हम लोग इलास्टिक कोलिजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, मुझे V1 V2 पता है, मुझे V1 डैश और V2 डैश चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नीचे वाली इक्वेशन को M1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2M1 V1 प्लस V2 इंटू M2 माइनस M1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस V2 डैश इंटू M1 प्लस M2। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, दिस इज इक्वल टू ना, तो V2 डैश इज इक्वल टू 2M1 V1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस V2 इंटू M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली, है ना, अगर आप सॉल्व करेंगे तो V1 डैश आपके पास आएगा 2M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस V1 इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, आप एक बार चेक करके देखिए कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, एक बार आप चेक करके देख लीजिए इन सबको। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ किसके लिए है ये? इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक है, और इन दोनों के फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल याद नहीं करना है इनको, है ना। हम हर केस के लिए डिराइव करेंगे चीज़ों को। ठीक है, फॉर्मूले, है ना, मुझे भी याद नहीं रहते, तो मैं आपसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपसे याद रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए आप, और एक बार V1 डैश को आप चेक करेंगे कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। मैंने जहाँ पे भी 1 था उसको 2 कर दिया। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए इसको, है ना। आप क्या करेंगे, V2 डैश को, है ना, जब आप निकाल लेंगे, ठीक है, तो सेकेंड टाइम जैसे मैंने इसमें M1 से मल्टीप्लाई किया है, तो सेकेंड टाइम आप इसको M2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों इक्वेशंस को फिर माइनस कर देंगे। जब आप माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, तो ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कीजिए। जैसा कि अपनी बात हुई थी, ठीक है, कि सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए है। ठीक है, देख, मैं इस फॉर्मूले का थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के लिए कुछ मैं स्पेशल केस यहाँ से डिराइव करता हूँ। ठीक है, इनको मिटा दूँ ना, कॉपी कर लिया आपने। मैं यहाँ लिख देता हूँ V1 डैश इज इक्वल टू 2M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस V1 इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये V1 डैश हो गया। एंड V2 डैश इज इक्वल टू 2M1 V1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस V2 इंटू M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, लिख केस 1, when the velocity of two balls, when the mass of two balls is equal, when mass of two balls is equal। ठीक है, देख, ये M मास है ना, और ये M मास है। इसकी वेलोसिटी V1 थी और इसकी वेलोसिटी V2 थी, है ना। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी है V2 डैश, है ना, और इसकी वेलोसिटी है V1 डैश। ठीक है, तो मुझे V1 डैश और V2 डैश निकालनी है। दोनों के मास इक्वल हैं, है ना।
और इलास्टिक कोलिजन है, मैंने m पुट कर दिया इक्वल। m अगर इक्वल पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 0, v1 डैश होगा मेरे पास, ये 0 हो गया। अच्छा ये हो जाएगा 2m अपॉन m प्लस m, 2m, तो ये हो जाएगा v2, और v2 डैश जो होगा वो होगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2m अपॉन m प्लस m, 2m, तो कैंसिल हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा। तो देख v1 डैश जो है ना वो बराबर है v1 डैश v2 के, ठीक है। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है बाद वाली, जो इसकी वेलोसिटी पहले थी वो अब इसकी वेलोसिटी हो गई, और v2 डैश देख v1 के बराबर है, जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो अगर मासेस इक्वल हों और कोलिजन इलास्टिक हो तो दोनों बॉल के जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। लिखो इस चीज़ को, इफ़ masses are equal and collision is elastic, if masses are equal and collision is elastic, then velocities of the two balls gets what? Exchanged. Two balls gets exchanged. क्लियर है? आगे चलें, ठीक है, लिख लिया आपने, है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये 2 किलो की एक बॉल हो और ये हो 2 किलो की बॉल, है ना, इसकी वेलोसिटी 5 हो और इसकी वेलोसिटी 2 हो, ठीक है। तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज़ होगी, ठीक है, अगर कोलिजन इलास्टिक है, ये मत करना कि कोलिजन इलास्टिक है तब भी वेलोसिटी को ये कर देना, ठीक है, एक्सचेंज कर देना। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी मुझे बताओ, 5, और इसकी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। यही अगर, है ना, मान लो इसकी वेलोसिटी हो इस तरफ 5 और इसकी वेलोसिटी हो इस तरफ 2, ये है 2 kg और ये भी है 2 kg, एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी थी 2 इस तरफ, वो इसकी होगी 2 kg की, और कोलिजन के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी 2 kg की 5 इस तरफ होगी, ठीक है। अच्छा मान लो कोलिजन से पहले, है ना, इसकी ये 2 kg है ना, ये 2 kg है, इसकी वेलोसिटी है 3 और ये 2 kg है, इसकी वेलोसिटी है 5, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? हाँ नहीं, कोलिजन इलास्टिक है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2 kg की 3 है कोलिजन से पहले और इस 2 kg की 5 है, तो कोलिजन के बाद इसकी कितनी होगी? 0 कैसे हो जाएगी? इलास्टिक कोलिजन है। अभी तक ये हम लोग कौन सा कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन कंसिडर कर रहे हैं। जब मासेस इक्वल हों तो क्या हो जाते हैं? वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो कोलिजन के बाद इसकी कितनी होगी? 3, और इसकी कितनी होगी? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कोलिजन ही नहीं होगा, इसकी वेलोसिटी इससे कम है। हाँ, तो तुम 0 कैसे कह रहे थे? ये बोलो कि कोलिजन ही, ठीक है, कोलिजन ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लिया आपने। चलिए देखिए, इस पे हम लोग 1-2 और केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, 1-2 और स्पेशल केसेस। मान लीजिए एक बहुत हैवी पार्टिकल है और ये पार्टिकल रुका हुआ था और इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। याद रखिएगा ये अप्रॉक्सीमेट केस है, ठीक है। m1 इज ग्रेटर देन m2। अच्छा यहाँ पे ये रुका हुआ है, इसका मतलब v2 कितना है? 0। v2 कितना है? 0। तो v2 को मैं 0 कर देता हूँ, तो v1 डैश, अच्छा v1 डैश जो है वो इसकी वेलोसिटी है कोलिजन के बाद, और v2 डैश जो है वो इसकी वेलोसिटी है कोलिजन के बाद, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है कोलिजन के बाद। तो मैं v1 डैश लिखता हूँ। पहली बात तो v2 को मैं 0 कर देता हूँ, इन दोनों में v1 डैश होगा, इसको 0 कर दिया तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1, और v2 डैश जो होगा हमने v2 को 0 करा है, 2m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1। v2 तो 0 है, कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। तो हमने अभी जो किया था उसमें इसको v1 लिया था, v1 इज़ v, और इसको हमने v2 लिया था, ये रुका हुआ है कोलिजन से पहले, तो ये कितना होगा? 0। तो v2 को 0 करा तो ये टर्म इसमें से गायब हो गया, ये टर्म इसमें से गायब हो गया, ठीक है, ये टर्म इसमें बचा और ये वाला टर्म इसमें बचा, ठीक है। अब m1 इज़
मच ग्रेटर देन m2। तो देखना m1 इज मच ग्रेटर देन m2, तो m1 माइनस m2, मान लो 1 लाख है, 1 लाख में से तुमने 1 माइनस किया तो नियरली इक्वल टू 1 लाख होगा। तो m1 माइनस m2 जो होगा वो नियरली इक्वल टू दिस, नियरली इक्वल टू m1, और m1 प्लस m2 वो भी नियरली इक्वल टू क्या होगा, m1 इंटू v1। तो v1 डैश जो होगा है ना, v1 डैश, तो v1 डैश नियरली इक्वल टू v1 होगा। v2 डैश को देख लेते हैं। अब देखना यहाँ m1 है, तो m1 प्लस m2 जो होगा, m1 बहुत बड़ा है m2 से, तो m1 प्लस m2 नियरली इक्वल टू m2 होगा, सॉरी m1 होगा। 1 लाख प्लस 1 इज़ नियरली इक्वल टू 1 लाख, तो हो जाएगा 2m1 अपॉन m1 इंटू v1, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2v1। क्या हो जाएगा, 2v1। तो v2 डैश जो होगा वो होगा 2v1 के बराबर, ठीक है। तो तुम देखो v1 डैश इज़ नियरली इक्वल टू v1, मतलब v1 डैश जो है, जो कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी थी, नियरली इक्वल टू उतनी ही है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई 2v1, मतलब जो भी इसकी वेलोसिटी थी उसका डबल हो गई इसकी वेलोसिटी। जैसे ठीक है, एक एग्जांपल देखो, मान लो ये बहुत बड़ा मास है और इसकी वेलोसिटी है 10, और ये छोटा सा एक पार्टिकल यहाँ पे रुका हुआ है, तो कोलिजन के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 20, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 10 के बराबर होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रखना यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेशन किया है, m1 माइनस m2 को मैंने m1 लिखा है, तो ये पूरी तरह से सही रिजल्ट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। जब तुमको क्वेश्चन में दे है ना कि कोलिजन इलास्टिक है और m1 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन m2, तभी अप्रॉक्सीमेशन लगाना, ठीक है। IIT JEE एडवांस में तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन AIEEE में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है। तो चाहे आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। देखो एक और अप्रॉक्सीमेट केस में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान ले ये मास m1 जो है ना बहुत छोटा है और m2 जो है बहुत बड़ा है, इसकी वेलोसिटी है v1 और ये रुका हुआ है, तो रुका हुआ है मतलब v2 फिर से 0 है, तो v1 डैश हो गया, कितना हो गया v1 डैश, 2m2, नहीं गलत लिख रहा हूँ मैं, v2 0 है, तो ये होगा v1 इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और v2 डैश हो गया, v2 0 है, 2m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2। इस केस में m2 जो है ना वो बहुत बड़ा है m1 से, ठीक है। अब देखना इस केस में m2 बहुत बड़ा है, तो अच्छा बताओ 1 माइनस 1 लाख, 1 लाख कितना हो गया, माइनस 1 लाख, तो ये माइनस m2 होगा, और m1 प्लस m2 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा माइनस m2 अपॉन m2 इंटू v1, दैट इज़ नियरली इक्वल टू माइनस v1, ठीक है। यहाँ देखना v2 डैश, अच्छा m1 प्लस m2 नियरली इक्वल टू m2 हो जाएगा, 2m1 अपॉन m2 इंटू v1, m2 बहुत बड़ा है m1 से, तो दिस इज़ नियरली इक्वल टू, मान लो 1 अपॉन 1 लाख, तो अगर नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है तो वो कितनी हो जाती है, 0, तो दिस इज़ नियरली इक्वल टू व्हाट, 0। तो v1 डैश जो है वो हो गया माइनस v1, तो मतलब इसकी कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी वो v1 इधर है तो माइनस v1 इधर हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी जो है बड़े पार्टिकल की वो नियरली 0 ही रहेगी, ठीक है। फिर से अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है, तुम जानते हो कि इस पर फोर्स लगेगा तो ये पक्की बात है आगे जाएगा, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकाल रहे हैं, ये आगे जाएगा लेकिन इसकी वेलोसिटी नियरली इक्वल टू क्या होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है। और ये सब बातें तभी होंगी जब कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। क्लियर है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो हम कोलिजन पे पहला सवाल हम लोग देखते हैं। यह है 2 kg और इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, और ये है 4 kg और इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लिखो, फाइंड द velocities of the particle after the collision, velocities of particle after the collision. Case 1, E is equal to 1, that is collision is fully elastic, है ना। Case 2, E is equal to 1/2. Case 3, E is equal to 0,
ठीक है। क्या आपको 2 मिनट दूँ मैं इसको सॉल्व करने के लिए? चलिए आप 2 मिनट में इसको सॉल्व कीजिए। क्या तुमने इसको सॉल्व करने में फॉर्मूला यूज़ किया है? ठीक है, मैंने पहले ही मना किया था कि फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। ठीक है, देखा आफ्टर कोलिजन, पहली बात तो जो फॉर्मूला था वो फुली इलास्टिक कोलिजन के लिए था और तुमने वही फॉर्मूले तीनों में डाल दिए होंगे। ठीक है, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है और कोलिजन के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी जो है 2 kg की, ठीक है, वो v2 है ना। सबसे पहली बात मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। इसकी कोलिजन से पहले सिस्टम की मोमेंटम 16 + 16 कितनी होगी? 32। इसकी 16 + इसकी 16 32, दैट इज इक्वल टू सिस्टम की मोमेंटम बाद में, ठीक है, कोलिजन के बाद ये हो जाएगी 4v1 + 2v2। ये हो गई मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, E इज इक्वल टू, है ना। अब ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कोलिजन के बाद या कोलिजन से पहले? बाद में। तो सेपरेशन हमें कोलिजन के बाद देखनी है। चलो इस पे बैठ गए तो v1 दे दिया, इस पे बैठ गए, ठीक है, तो इसको v1 दे दिया, ठीक है, इसको v1 दे दिया। विच वन इज मोर, v1 इज मोर और v2 इज मोर? v1 इज मोर। तो इस ये तो रुक गया, इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ v1 - v2, तो सेपरेशन वेलोसिटी जो होगी वो v1 - v2 होगी। तो नीचे आ गया v1 - v2। अब अप्रोच वेलोसिटी देखते हैं। ठीक है, चलो इस पे बैठ गए तो 4 इसको इस तरफ दे दिया, इसको भी 4 इस तरफ दे दिया, 4 इधर 4 इधर, इसकी वेलोसिटी हो गई 0, 8 इधर 4 इधर, तो इसकी वेलोसिटी 4 इधर होगी, तो ऊपर आ गया 4। अब फर्स्ट केस इज व्हाट? 1। ठीक है, तो ये 1 लिख दिया मैंने, तो हमारे पास आ गया v1 - v2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से आ गया 4v1 + 2v2 इज इक्वल टू 32। ठीक है, इज इक्वल टू 32। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 16, तो माइनस कर दिया दोनों को, है ना। तो ये हो गया -6v2 इज इक्वल टू -16, तो v2 इज इक्वल टू 16/3, है ना। और सिमिलरली वी कैन फाइंड v1 ऑल्सो। मुझे लगता है v1 8/3 आएगा शायद। ठीक है, निकाल के मुझे बताओ जैसे जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, लिखिए, 2 balls A and B having masses 1 kg and 2 kg, 1 kg and 2 kg, moving with 21 meter per second and 4 meter per second respectively, 21 meter per second and 4 meters per second respectively, in opposite direction, collides head on, after collision A moves with a speed of 1 meter per second, with a speed of 1 meter per second in the same direction. Then the coefficient of restitution is, ठीक है। देखो 1 kg का बॉल है, इसकी वेलोसिटी कितनी है बताओ? 21। और दूसरा बॉल कितने kg का है? 2 kg। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4। अच्छा, सिस्टम का जो नेट मोमेंटम है वो कितना है मुझे ये बताओ। देखो ये 1 × 2 21 कितना हो गया? 21, और ये 4 × 2 -8, 21 - 8 कितना हो गया? 21 - 8 कितना? 13। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, जो आफ्टर कोलिजन,
ठीक है, जो 1 kg है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, कितना 1 मीटर पर सेकेंड ना, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, आफ्टर कोलिजन वो v ले लेता हूँ मैं इस तरफ, ठीक है, 2 kg। अच्छा मुझे बताओ सिस्टम का मोमेंटम, इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 0। तो हम लोग मोमेंटम सिस्टम का क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। चलो मोमेंटम कंजर्व कर दिया, ठीक है। पहले सिस्टम का मोमेंटम था 1 × 21 माइनस, ठीक है, 4 × 2 दैट्स इक्वल टू 1 × 1 प्लस 2 × v। तो यहाँ से आ जाएगा 13 बताया था तुम लोगों ने ना, 13 इज इक्वल टू 1 + 2v, सो 2v इज इक्वल टू 12, सो v इज इक्वल टू 6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है, इसकी, है ना। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, ठीक है। देखो तुम जानते हो कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है उसको हम e से रिप्रेजेंट करते हैं, और e इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ व्हाट, सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अच्छा सेपरेशन कब होती है, कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये डायग्राम है कोलिजन के बाद, ठीक है। देखो ये 6 से जा रहा है और ये 1 से जा रहा है, ठीक है, ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, किसी एक पे बैठ जाता हूँ, ठीक है, मैं इस पे बैठ जाता हूँ, तो इसको 1 इधर दूंगा रोकने के लिए। जब मैं ग्राउंड से दोनों को देख रहा था तो इसकी 1 दिखाई दे रही थी, इसकी 6 दिखाई दे रही थी। अब मैं इसके ऊपर बैठ के देख रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर बैठूंगा तो ये रुका हुआ दिखाई देगा मुझे, इसको रोकने के लिए 1 इधर दूंगा, तो इसको भी 1 इधर दूंगा, ठीक है, तो ये रुक गया, है ना। और इसकी वेलोसिटी 6 इधर 1 इधर कितनी दिखाई देगी, 5, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अप्रोच कब है, कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले। तो इस डायग्राम में देखो 21 से आ रहा है और ये 4 से आ रहा है, ठीक है। किसी एक पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, तो इसको रोकोगे, रोकने के लिए 4 इधर दोगे, तो इसको भी 4 इधर दोगे, तो ये तो रुक गया, है ना। और अप्रोच वेलोसिटी जो होगी कितनी होगी, 25 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये 25 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 के बराबर या 0.2 के बराबर, क्लियर है, ठीक है। चलिए लिखो 2 बिलियर्ड्स बॉल undergoes a head-on collision. Ball 1 is twice as heavy as ball 2, twice as heavy as ball 2. Initially ball 1 moves with speed v towards ball 2 which is at rest, ball 2 which is at rest, ठीक है। immediately after the collision ball 1 travels at a speed of v/3 in the same direction, then what type of collision has occurred, ठीक है। ऑप्शन ए है इलास्टिक, ऑप्शन बी है कंप्लीटली इनलास्टिक, ऑप्शन सी है कैनॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसका मास, ए का मास कितना है, बी का मास ट्वाइस है ना, या ए का मास ट्वाइस है, ए का मास ट्वाइस है, इसको 2m ले लेते हैं और ये m है। इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, v, ठीक है। अच्छा कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, b की,
आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है? एक ही दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है? v/3, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी नहीं दे रखी है, क्लियर। अच्छा, तुमने इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इधर ले लिया है, ठीक है। ये बताओ जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसमें फोर्स किस तरफ लगेगा? राइट में। तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन किस तरफ होगी? राइट में, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मैं v' ले लेता हूँ, ये मास m है, ठीक है। अब मैं मोमेंटम कंजर्व कर देता हूँ। सिस्टम की जो मोमेंटम इनिशियली थी, ठीक है, इन दोनों का मिला के वो थी 2m इंटू वी, और बाद में जो है वो है 2m इंटू v/3 प्लस m इंटू v', ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, है ना, 2v इज इक्वल टू 2v/3 प्लस v', ठीक है। तो विल गेट यहाँ से 4v/3 इज इक्वल टू v', सो v' इक्वल टू 4v/3, क्लियर। चलो मैं अब एक काम करता हूँ, मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालता हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, ठीक है। नीचे क्या आता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ऊपर क्या आता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मैं v' को यहाँ पे 4v/3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं ऊपर लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, याद रखना इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 4v/3 माइनस v/3 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसकी वेलोसिटी 0, इसकी v है, तो v हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 1 होगा, तो कोलिजन कैसा होगा? फुली इलास्टिक होगा, क्लियर। कैसा होगा? कंप्लीटली इलास्टिक होगा, क्लियर। चलिए, देखो, three blocks are initially placed as shown in diagram. Block A has mass m and initial velocity v towards right, has mass m and initial velocity v towards right. Block B has mass m and block C has mass 4m. ठीक है। B and C are initially at rest. Neglect friction. If all the collisions are completely elastic, then find the final velocity of A. ठीक है। तुमने ये पढ़ा था, ठीक है, कि when masses are equal the velocity get exchanged. इन दोनों का मास इक्वल है और कोलिजन इलास्टिक है, तो जब कोलिजन होगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो v हो जाएगी, है ना, b की वेलोसिटी, और ये रुक जाएगा, ठीक है। a जो है वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब ये कोलिजन है, ठीक है, ये b जो है वो a से अब कोलाइड होगा, क्लियर। अब ध्यान से देखना, कोलिजन के बाद मैं मान लेता हूँ ये स्थिति है, इसकी वेलोसिटी v' ले लिया, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी मैंने v" ले लिया 4m की, ठीक है। अब मैं इसको सिस्टम ले रहा हूँ, इसको सिस्टम, ठीक है, ये तो रुका हुआ है, ये गया, इस पे फोर्स इधर होगा, इस पे फोर्स इधर होगा, तो नेट फोर्स सिस्टम पे 0 होगा, तो वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम। तो मैंने लिख दिया इस सिस्टम की मोमेंटम जो पहले थी वो थी mv इज इक्वल टू सिस्टम की मोमेंटम जो बाद में है, ठीक है, वो है mv' प्लस 4m इंटू v', ठीक है।
अब मैं कोलिजन इलास्टिक है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा? इलास्टिक कोलिजन के लिए कितना होता है? 1। तो मैंने 1 लिख दिया। 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ऊपर आता है नीचे आता है? ऊपर। सेपरेशन कब होती है? कोलिजन के पहले या कोलिजन के बाद? कोलिजन के बाद में, मतलब यहाँ पे सेपरेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो वी डबल डैश बड़ा होगा या वी डैश बड़ा होगा? वी डबल डैश। तो मैं क्या सेपरेशन लिख दूँ? वी डबल डैश माइनस वी डैश, और अप्रोच तो तुम देख ही रहे हो कि v है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन ये हो गया। पहले इक्वेशन को मैं फिर से लिख देता हूँ, पहले इक्वेशन को ही लिख रहा हूँ मैं भी, ठीक है। m को दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, ठीक है। v इज इक्वल टू, या v डैश प्लस 4v डबल डैश इज इक्वल टू v लिख दिया मैंने, और यहाँ से लिख दिया माइनस वी डैश प्लस वी डबल डैश इज इक्वल टू वी। अब इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 5v डबल डैश इज इक्वल टू 2v, ठीक है। तो v डबल डैश इज इक्वल टू 2v बाई 5। अब एक काम करो, इससे v डैश मुझे निकाल के बताओ। मुझे लगता है v डैश जो होगा, ठीक है, किसी एक इक्वेशन में पुट करो और मुझे v डैश निकाल के बताओ। चलो, v डैश इज इक्वल टू, तो v डैश यहाँ से आएगा माइनस 3v बाई 5। माइनस का क्या मतलब है? अपोजिट। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी होगी 3v बाई 5 इधर होगी। अब याद रखना a जो है वो रुका हुआ है ना, मास m है, a रुका हुआ है। अब ये 3v बाई 5 से इसको आके स्ट्राइक करेगा, ठीक है। फिर से मासेस आर इक्वल एंड कोलिजन इज व्हाट? इलास्टिक। तो क्या होगा? ये रुक जाएगा, ठीक है, और ये 3v बाई 5 से इस तरफ मूव होगा। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी होगी? 3v बाई 5 के बराबर होगी। क्लियर? ठीक है, चलिए लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी 3 जूल, ए पार्टिकल मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी 3 जूल makes an elastic head-on collision, makes an elastic head-on collision with stationary particle, makes an elastic head-on collision with stationary particle which has twice its mass, which has twice its mass, ठीक है। Then during the impact, then during the impact, option A, the minimum kinetic energy of the system is 1 joule. The minimum kinetic energy of the system is 1 joule. B option. The maximum elastic potential energy of the system is, the maximum elastic potential energy of the system is 2 joule. C option. Momentum and total kinetic energy of the system are conserved at every instant. Momentum and total kinetic energy of the system are conserved at every instant. ठीक है, लास्ट ऑप्शन। The ratio of kinetic energy to potential energy of the system, the ratio of kinetic energy to the potential energy of the system first decreases then increases, ठीक है। चलिए, एक का मास m है और दूसरे का 2m है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v है, क्लियर, ठीक है। और हाफ mv² जो है वो तुमको 3 जूल दी हुई है ना। अगर तुमको याद हो तो मैंने बताया था कि ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी घटती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो दोनों की वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है, ठीक है, अगर याद हो तो, ठीक है। तो देखो, पहला ऑप्शन है द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 1 जूल। एक काम करते हैं, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा? जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों की वेलोसिटीज इक्वल होंगी, सेम होंगी। एक काम करते हैं,
पहले मैं वी डैश निकाल लेता हूँ, मोमेंटम कंजर्व कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे मोमेंटम, याद रखना ये ड्यूरिंग कोलिशन है। तो मैंने लिखा एम वी इज इक्वल टू एम वी डैश प्लस 2m वी डैश आएगा v/3 के बराबर, ठीक है, वी डैश आ गया v/3। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो तुमको दिया हुआ है 3 जूल, तो हाफ mv² जो होगा वो 3 जूल है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा सिस्टम का वो होगा हाफ mv², मतलब v²/9 प्लस हाफ 2m, या एक काम करते हैं डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ हाफ 3m है ना, m प्लस 2m इंटू v²/9 वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर तुम देखो ध्यान से तो ये हो जाएगा, ठीक है, हाफ mv²/3 दैट इज 3/3 दैट इज 1 जूल, ठीक है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, 1 जूल होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। द मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज 2 जूल, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी थी, 3 जूल, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1 जूल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 2 जूल, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आर कंजर्व। देखो मोमेंटम तो कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन कम होती है फिर ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्व नहीं होती, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन तो कंजर्व होती है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। लास्ट ऑप्शन है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक एनर्जी जो है पहले पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी पहले कम होगा और फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इलास्टिक कोलिजन है इसीलिए। क्लियर है, ठीक है। चलिए चलो लिखो, ए बुलेट ऑफ मास m is fired with a velocity of v, is fired with a velocity v. It collides with a pendulum of mass, a pendulum bob of mass 2m, ठीक है। pendulum bob of mass 2m. In pendulum string is used. The bullet strikes the bob and gets embedded into it. ठीक है। Find the minimum value of v. So that the bob completes the full vertical circle. ठीक है, ये सभी पढ़ाएगा। देख ये गया और इसमें स्ट्राइक किया, ठीक है, और एम्बेडेड हो गया। मान लेते हैं कंबाइंड वेलोसिटी जो है वो v डैश हो गई। अच्छा, तुम जानते हो कि जब ये स्ट्राइक करेगा तो इस पर फोर्स पीछे होगा, इस पर फोर्स आगे होगा। नेट फोर्स सिस्टम पे कितना होगा, 0। तो वी कैन कंजर्व नो मोमेंटम। तो सिस्टम का जो पहले मोमेंटम था वो mv था, और बाद में जो मोमेंटम है दोनों कंबाइंड हो गए मास, तो ये हो जाएगा 3m इंटू वी डैश। तो वी डैश की जो वैल्यू होगी वो v/3 के बराबर होगी, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गई। क्लियर। अब देखो, टू कंप्लीट द फुल वर्टिकल सर्कल, ये स्ट्रिंग है, तुम जानते हो कि वेलोसिटी की जो वैल्यू होनी चाहिए, समझ गए, वो कितनी होनी चाहिए, √5gl के बराबर। तो v डैश जो होगी वो किसके बराबर होगी, √5gl के बराबर, ठीक है। तो v/3 जो होगा वो होगा √5gl के बराबर, ठीक है। तो v जो होगा वो 3√5gl के बराबर होगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए आप। इसके मास को हम 2m कर देते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन लिखो। इफ द बुलेट penetrates the bob and comes out
with a velocity comes out with a velocity v by 3, then find the minimum value of v so that the bob completes the full vertical circle. ठीक है, चलिए देखिए इनिशियल डायग्राम हो गया, ठीक है। फाइनल डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से है। ये बुलेट बाहर आया, ठीक है, v/3 से, और मिनिमम वेलोसिटी जो इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो चाहिए √5gl, ठीक है। इसको अब मैं इसका और इसका मोमेंटम कंजर्व कर देता हूँ, तो mv इस सिस्टम का और इस सिस्टम का इज इक्वल टू 2m √5gl प्लस m इंटू v/3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2m v/3 इज इक्वल टू 2m √5gl, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू 3√5gl के बराबर। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, ए मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v strikes the bob and gets embedded to it. Find the velocity v such that the combined mass stops making an angle. Combined mass stops when the string makes an angle. Combined mass stops when the string makes an angle 60 degree with the vertical. 60 degree with the vertical, ठीक है। ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 3m मास हो गया, इसकी वेलोसिटी v डैश ले लेता हूँ। ये सिस्टम पहले था, ये सिस्टम बाद में है, तो मैं लिखूँगा mv इज इक्वल टू 3m v डैश आएगा v/3। अच्छा ये बता, इस डायग्राम की काइनेटिक एनर्जी और इस डायग्राम की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी या अलग अलग होगी? बराबर नहीं होगी, याद रखना, ये इनलास्टिक कोलिशन है, ठीक है। तो इनलास्टिक कोलिशन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल बराबर नहीं होती है। अगर इलास्टिक होता तब हो सकती थी, ठीक है। अब ये कंबाइंड मास कहाँ तक जाता है ये मुझे बताओ? 60 डिग्री तक। 3m 60 डिग्री है ये। देखो यहाँ के बाद एनर्जी कंजर्व्ड है, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में एनर्जी कंजर्व नहीं है, क्योंकि कोलिशन हुआ इनलास्टिक, तो काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हुई। लेकिन यहाँ के बाद तो मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। या वर्क एनर्जी थ्योरम मैं यहाँ से यहाँ तक मैं अब यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम या मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। ये L है, तो ये L cos 60 होगा, ठीक है। L cos 60 मतलब L/2। ये पूरा L है और ये L/2 है, तो ये भी L/2 के बराबर होगा, ठीक है। बोलो ये ब्लॉक कितना ऊपर गया मुझे बताओ? L/2, ठीक है। कितना ऊपर गया? L/2। तो मैं लिखूँगा -3mg इंटू L/2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फाइनल है, ये इनिशियल है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 -12 3m इंटू v डैश स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से v डैश की वैल्यू तुम पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ से v डैश की वैल्यू तुम पुट कर दोगे -12 3m इंटू वी स्क्वायर बाई 9 के बराबर, ठीक है। तो तुम इस इक्वेशन से -3mg L/2 यहाँ से तुम v की वैल्यू निकालो और मुझे बताओ कि v की वैल्यू कितनी आ रही है। क्लियर? चलो, तो लास्ट क्वेश्चन में जो v की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? 3 आई थी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए इसका मास है m और इसका मास है 2m, ठीक है। और ये ग्राउंड है और ये दोनों जो हैं वो ग्राउंड से h हाइट पे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने दोनों बॉब को छोड़ा, ठीक है। और ये ऐसे आके और सबसे निचले हिस्से में
ये दोनों स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, इसको छोड़ा, ये यहाँ से आए, यहाँ पे ये स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। लिखिए, द टू बॉब्स स्ट्राइक एट पॉइंट P, at point P. If they are released from the points as shown in diagram, if they strikes elastically, find the height to which they will rise after the collision, ठीक है। तो एक चीज़ देख, ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आया, कितना नीचे आया ये h। अच्छा, टेंशन का तो वर्क होता नहीं है ना, क्योंकि टेंशन परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक में स्मॉल m की अगर हम बात करें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा mgh, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी हाफ mv², तो v इज इक्वल टू √2gh होगा, ठीक है। तुम देख सकते हो कि मास कैंसिल हो रहा है, तो अगर हम इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ भी 2m आएगा, यहाँ भी 2m आएगा, तो √2gh आएगा। तो कोलिजन से पहले जो इस m की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है √2gh, और कोलिजन से पहले जो इस 2m की वेलोसिटी है, ठीक है, वो इस तरफ है √2gh, ठीक है। मैं कोलिजन के बाद की वेलोसिटी की बात कर लेता हूँ। इसकी वेलोसिटी v डैश ले लेता हूँ मैं, और इसकी वेलोसिटी v डबल डैश ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 2m की, m की है ना, इधर v डबल डैश ले लेता हूँ। मुझे v डैश और v डबल डैश निकालना है ना। कोलिजन इलास्टिक है। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, इस तरफ को पॉजिटिव ले लिया और इस तरफ को नेगेटिव ले लिया, ठीक है। इसकी जो मोमेंटम होगी वो -2m इंटू √2gh होगी, इसकी m इंटू √2gh होगी, तो नेट मोमेंटम जो होगी वो -m इंटू √2gh होगी, दैट इज इक्वल टू, इसकी मोमेंटम होगी -mv डैश और इसकी मोमेंटम होगी +2m इंटू v डबल डैश, ठीक है, 2m इंटू v डबल डैश इसकी मोमेंटम हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आएगा -√2gh इज इक्वल टू -v डैश प्लस 2v डबल डैश, ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा, तो मैंने लिख दिया E इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऊपर क्या आता है, सेपरेशन या अप्रोच, सेपरेशन, तो ये v डबल डैश से जा रहा है, ये v डैश से जा रहा है, ठीक है। तुम इस पे बैठ जाओ, तो इसको रोकने के लिए v डैश इधर दोगे, तो इसको v डैश इधर दोगे, तो ये हो जाएगा, ये तो रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v डबल डैश प्लस v डैश, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v डैश प्लस v डबल डैश, ठीक है। और अप्रोच, ठीक है, कोलिजन से पहले अप्रोच था, तो तुम किसी एक पे बैठ जाओ, √2gh दोगे, इसको भी √2gh दोगे, ठीक है, तो 2 इंटू √2gh हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √2gh, ठीक है। अब एक काम करो, एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये है और एक इक्वेशन ये है तुम्हारे पास, ठीक है। इन दोनों से मुझे v डैश और v डबल डैश की वैल्यू सॉल्व करके बताओ जल्दी से, ठीक है। देख, एक इक्वेशन है -v डैश प्लस 2v डबल डैश इज इक्वल टू -√2gh। दूसरा इक्वेशन है v डैश प्लस v डबल डैश इज इक्वल टू 2√2gh, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, ये कैंसिल हो गया, 3v डबल डैश इज इक्वल टू √2gh, v डबल डैश इज इक्वल टू √2gh बाई 3, ये आ गया, ठीक है। बोलो। अच्छा, सेकंड इक्वेशन इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा -v डैश प्लस 2v डबल डैश इज इक्वल टू -2√2gh। तो यहाँ से आएगा v डैश इज इक्वल टू, ठीक है, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5√2gh बाई 3 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया v डबल डैश और ये आ गया v डैश, क्लियर। अब देखना, कोलिजन के बाद, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमने v डैश ली थी ना, हाँ, इसकी वेलोसिटी हमने v डैश ली थी, ठीक है, और जो v डैश है वो 5√2gh बाई 3 है, ठीक है।
ये मान लो h डैश हाइट तक गया, ठीक है, h डैश हाइट तक, तो तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दोगे, तुम लिखोगे माइनस एम जी एच डैश इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल हाफ एम वी डैश स्क्वायर 25 इंटू 2GH अपॉन 9। कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आएगा h डैश इज इक्वल टू 25h/9, ठीक है। सिमिलरली जो h डबल डैश आएगा वो h/9 के बराबर आएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए ऑफ कीजिए। हेडिंग 2 ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। Look, there are two types of collision. There are two types of collision categorized on the base of force acting during the collision. Force acting during the collision. First one, head-on collision. First one, head-on collision. ठीक है। देख ध्यान से सुनना, ये मान ले एक मास है और ये मान ले एक मास है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v1 इस तरफ है, इसकी वेलोसिटी v2 इस तरफ है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने कोलिजन पढ़े हैं ना, सब हेड ऑन था, ठीक है। ये गया और कोलाइड हुआ, ठीक है। जब कोलिजन हुआ, ठीक है, तो इस पे फोर्स इस तरफ होगा, इस पे फोर्स इस तरफ होगा। अगर इस पे फोर्स इस तरफ होगा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी घटेगी। देखना, ये इसको हम कहते हैं कॉमन टेंजेंट लाइन, कॉमन और इसको हम कहते हैं कॉमन नॉर्मल लाइन। ये बेसिकली नॉर्मल ही है, जो एफ लग रहा है ना वो नॉर्मल ही है। इसको हम कहते हैं कॉमन नॉर्मल लाइन, ठीक है। और वेलोसिटी भी जो है वो इसी लाइन में है, v2 v1, ठीक है, v2 v1। तो अगर कॉमन वेलोसिटी लाइन मतलब वो लाइन जिधर दोनों की वेलोसिटी है और कॉमन नॉर्मल लाइन दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो उस कोलिजन को हम क्या कहते हैं, हेड ऑन कहते हैं। लिखो, इफ कॉमन वेलोसिटी लाइन, इफ कॉमन वेलोसिटी लाइन एंड कॉमन नॉर्मल लाइन is along the same line, then the collision is called head-on collision. Then the collision is called what? Head-on collision. ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग ऑब्लिक की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग हेड ऑन की बात करते हैं, सॉरी ऑब्लिक की बात करते हैं, ठीक है। मान लो एक बॉल हमने लिया और इसको वेलोसिटी हमने ऐसी दी v, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल है मान लो थीटा, ठीक है। देख, ये अगर एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर होगा v cos थीटा, इधर होगा v sin थीटा। ये जब बॉल कोलाइड होगी तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे बॉल स्ट्राइक होगा, मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ। जब बॉल स्ट्राइक होगा तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इधर होगा v sin थीटा, कोलिजन से जस्ट पहले इधर होगा v cos थीटा। देखो ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। अगर मान लो ये फ्रिक्शन नहीं है, अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें तो ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है, तो नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा, स्फीयर पे लगेगा, वो इस तरफ होगा, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है वो इस वेलोसिटी को नहीं बदल सकता। तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो कॉमन नॉर्मल लाइन है ना वो ये है, और वेलोसिटी लाइन जो है वो ये है। तो ये ऑब्लिक कोलिजन होगा या हेड ऑन कोलिजन होगा? ऑब्लिक होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, और यहाँ पे एक दूसरा स्फीयर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। तो ड्यूरिंग कोलिजन जो, ठीक है, कोलिजन जब होगी तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी,
ये हो गया कॉमन टेंजेंट लाइन, ठीक है, और ये होगा कॉमन नॉर्मल लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी लाइन ये है, लेकिन कॉमन नॉर्मल लाइन जो होगी ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होती है। इस पे फोर्स इस तरफ होगा और इस पे जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। ये तुम समझ रहे हो कि इस पे फोर्स इधर होगा, इस पे फोर्स इधर होगा, नॉर्मल के लॉन्ग। फोर्स किधर होती है? नॉर्मल के लॉन्ग। तो यहाँ भी वेलोसिटी लाइन और जो फोर्स लाइन है वो दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी कोलिजन क्या होगा? ऑब्लिक होगा। लिखो ऑब्लिक कोलिजन। इफ द कॉमन वेलोसिटी लाइन and the common normal line is different, then the collision is called what? Oblique collision, ठीक है। then the collision is called oblique collision। clear? चलो oblique collision के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये बॉल को हमने वेलोसिटी v दी, इसके दो कंपोनेंट है, v sin थीटा, v cos थीटा। बॉल जब यहाँ आएगा तो ये कॉमन टेंजेंट लाइन है, ये कॉमन नॉर्मल, तो फ्लोर पे फोर्स इधर होगा और बॉल पे फोर्स इधर होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? तो ये वेलोसिटी बदलेगी क्या? नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि अगर स्मूथ सरफेसेस दिए हुए हैं, ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट ये हो गया कॉमन नॉर्मल लाइन, ये हो गया कॉमन, है ना, नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो कॉमन नॉर्मल लाइन के अलोंग फोर्स लगता है, तो कॉमन नॉर्मल लाइन के अलोंग ही वेलोसिटी बदलती है। कॉमन टेंजेंट लाइन के अलोंग, ठीक है, कॉमन टेंजेंट लाइन के अलोंग वेलोसिटी नहीं बदलती है, ठीक है। एक और बात ये बताओ कि अगर वेलोसिटी सिर्फ v cos थीटा होती, सिर्फ v sin थीटा होती, तो क्या ये स्फीयर इस सरफेस के नज़दीक आता क्या? ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी वो सिर्फ किसके कारण होगी? v cos थीटा के कारण, मतलब कॉमन नॉर्मल लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसी के कारण, ठीक है। पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल को अप्रोच करता है या सरफेस को अप्रोच करता है, ठीक है। मान लो कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी है ना वो इस तरफ हो गई vy, और इस तरफ वेलोसिटी तुम जानते हो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो v sin थीटा ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर सिर्फ v sin थीटा होता तो ये सेपरेट होता क्या? ये स्फीयर नहीं होता, ठीक है। किसके कारण ये सेपरेट हो रहा है? vy के कारण, ठीक है। तो जो कॉमन टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटीज होती हैं उनके कारण सेपरेशन या अप्रोच नहीं होती। तो जो ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो ऑब्लिक कोलिजन में डिफाइंड होता है वो किस लाइन के अलोंग डिफाइंड होता है? मुझे बताओ। कॉमन नॉर्मल लाइन के अलोंग, ठीक है। कॉमन टेंजेंट लाइन के अलोंग वेलोसिटी जो अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है। अगर ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है तो, लेकिन जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो सिर्फ किसके अलोंग डिफाइंड होती है? कॉमन नॉर्मल लाइन के अलोंग, ठीक है। क्लियर है? बोलो, लिखो। पॉइंट नंबर 1, ये डायग्राम पहले बना लो। पॉइंट नंबर 1, इफ द surfaces are smooth during the impact as the forces along the common normal line, so velocity will change, velocity of the particles will change, so the velocity of the particles will change only along the common normal line, only along the common normal line. Velocity perpendicular to the common normal line, velocity perpendicular to the common normal line will remain unaffected, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, velocity of approach and velocity of separation, velocity of approach and velocity of separation is defined along the what? Along the what? Common normal line, ठीक है। Along the
कॉमन नॉर्मल लाइन, ठीक है। देख, तो E इज इक्वल टू जो होगा, मुझे बता क्या होगा इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में E क्या होगा, वी वाई, ये होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v cos थीटा, तो v cos थीटा के बराबर होगा। क्लियर है, ठीक है। चल, एक प्रोजेक्टाइल को हमने v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इधर v cos थीटा, इधर v sin थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके और यहाँ आएगा, ड्रॉप होने से जस्ट पहले इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी v cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी होगी v sin थीटा। ये कोलिजन से जस्ट पहले है। कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी वी वाई ले लेता हूँ। याद रखिएगा, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो अनअफेक्टेड होगी। मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v sin थीटा। तो वी वाई जो मेरे पास आएगा वो आएगा ई वी साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अच्छा, E की वैल्यू 1 से कम होती है तो वी वाई की वैल्यू ई वी साइन थीटा से कम होगी। तो तुम जानते हो कि जो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों वी वाई पे डिपेंड करते हैं, तो वी वाई कम हो गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों कम हो जाएंगे। अब जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी, ठीक है, कोलिजन से पहले, वो होगी v cos थीटा और ये होगी ई वी साइन थीटा। तो कोलिजन के बाद ऊपर की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी ई स्क्वायर वी साइन थीटा, है ना। तो तुम देख सकते हो कि फिर से ई स्क्वायर आ गया तो ये और छोटा हो जाएगा, तो ऐसे ये प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। क्लियर है। तुम चाहो तो ये रेंज भी निकाल सकते हो, है ना। ये रेंज तो तुम्हारे लिए निकालना बहुत आसान है। मैं ये वाला रेंज निकाल लेता हूँ R1। तो R1 की जो वैल्यू होगी वो होगी टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू v cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट होती है 2vy अपॉन g इंटू v cos थीटा। 2vy, vy जो है वो है ई वी साइन थीटा इंटू v cos थीटा अपॉन में g। तो ये वाला रेंज तुम्हारे पास आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, ये एक पार्टिकल है, बॉल है, ठीक है, और ये एक बॉल है। ये अभी जस्ट कोलाइड होने वाले हैं, ठीक है ना। अभी कोलाइड हुए नहीं है, जस्ट कोलाइड होने वाले हैं। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 5√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 20√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। ये अभी जस्ट कोलाइड होने वाला है, समझ गए, ठीक है। लिखो, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ टू बॉल्स, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। केस 1, if collision is completely elastic, if collision is completely elastic. Case 2 is equal to 1/2, case 2 is equal to 1/2, ठीक है। इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तुम इसके दो कंपोनेंट निकाल लो, ठीक है। 20 इधर होगा और 20 इधर होगा, इसका 5 इधर होगा और 5 इधर होगा। मानते हो इस बात को। ये 4 kg है और ये 2 kg है। मुझे बता, इसके देखो, ये है कॉमन नॉर्म, ये है कॉमन टेंजेंट लाइन, ठीक है, और ये कॉमन नॉर्मल लाइन। जो इस पे फोर्स होगा वो इस तरफ होगा और जो इस पे फोर्स होगा वो इस तरफ होगा। मानते हो। इस पे जो फोर्स होगा वो इधर होगा, इस पे फोर्स किधर होगा, इधर। अब ये जो वेलोसिटी है वो बदलेगी कोलिजन के दौरान या नहीं बदलेगी। इधर कोई फोर्स है इस लाइन के लॉन्ग, तो ये वेलोसिटी बदलेगी क्या, ये वेलोसिटी बदलेगी क्या, नहीं। तो देखो, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालो, एक कॉमन नॉर्मल लाइन के लॉन्ग, एक कॉमन नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो कॉमन नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना वो नहीं बदलेगी, तो उसको भूल जाओ, ठीक है। तो चलो, मैं इसको भूल गया और इसको भूल गया। अब देखो, इसकी वेलोसिटी 4 kg, इसकी वेलोसिटी इधर हो गई 20 और इसकी वेलोसिटी, ठीक है, कोलिजन से पहले इस तरफ हो गई 5, ठीक है, ये 2 kg है। देखो, ये अब हेड ऑन कोलिजन में बदल गया। मैं कोलिजन के बाद मान लेता हूँ कि इसकी वेलोसिटी है 4 kg की v, ठीक है,
और इसकी 2 kg की वेलोसिटी है मान लो v डैश, ठीक है, v और v डैश ले लिया हमने। नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। इसकी मोमेंटम हो गई 80, इसकी मोमेंटम हो गई 10, तो नेट मोमेंटम हो गया 70 इज इक्वल टू 4v माइनस प्लस 2v डैश। इसकी हो गई 80, इसकी हो गई -10, तो 80 - 10 70 इज इक्वल टू 4v प्लस 2v डैश। ये हो गई सिस्टम की मोमेंटम। अब मैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखता हूँ। मैं लिखूँगा E इज इक्वल टू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन वेलोसिटी है v डैश माइनस v और अप्रोच वेलोसिटी है 20 और 5, इधर कितना 25, तो 25। फर्स्ट केस में जब इलास्टिक कोलिजन है तो ये 1 होगा, v डैश माइनस v अपॉन 25, तो v डैश माइनस v प्लस v डैश इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। तुम एक काम करो, उसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या आएगा, ठीक है। जल्दी करो, v डैश और v निकालो। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 170 इज इक्वल टू 6v डैश, तो v डैश हमारे पास आएगा, ठीक है, 170/6 दैट इज इक्वल टू, ठीक है, बताओ कितना आएगा, 85/3, v डैश होगा 85/3। क्लियर? मुझे लगता है कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग, यह सही है। मोमेंटम 80 - 10 तो 70 इज इक्वल टू 4v प्लस 2v डैश, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखा मैंने, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v डैश माइनस v अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 25, तो v डैश माइनस v माइनस v प्लस v डैश इज इक्वल टू 25, 100 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, 6v, ठीक है, 85/3 आ गया है ना v डैश। अब तुम सिमिलरली v मुझे निकाल के बताओ। यहाँ से हमारे पास आएगा v डैश माइनस v इज इक्वल टू 25, तो v इज इक्वल टू v डैश माइनस 25 दैट इज 85/3 माइनस 25 इज इक्वल टू 85 माइनस 75/3 दैट इज 10/3, ठीक है, v होगा 10/3। तो देख v हो गया 10/3 और इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 85/3, ठीक है, 85/3। अच्छा, जो y वाली वेलोसिटी थी जो हम भूले थे, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि गायब हो गया है ना, उसको तो वैसे ही हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो इसकी 20 इस तरफ हो गई और इसकी हम लोगों ने 5 इस तरफ दे दी, ठीक है। तो देखो करना क्या है कि सबसे पहले वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट निकाल लो, एक अलोंग द कॉमन नॉर्मल लाइन, दूसरा परपेंडिकुलर टू द कॉमन नॉर्मल लाइन, ठीक है। कॉमन नॉर्मल लाइन के अलोंग कोलिजन की बात करो, ठीक है, तो जब कॉमन नॉर्मल लाइन के अलोंग तुम कोलिजन की बात करोगे तो वो नॉर्मल हेड ऑन कोलिजन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल हेड ऑन कोलिजन करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर टू द कॉमन नॉर्मल लाइन तुम वेलोसिटी को तुमने इग्नोर किया था, वो वेलोसिटी भी तुम एंड में दे दो, ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन पार्ट में, ठीक है, सिर्फ तुमको यहाँ पे 1/2 लिखना है और v डैश और v की वैल्यू तुमको सॉल्व करनी है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। एक m मास का एक बॉल है, ठीक है, और रेडियस इसकी r है और ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ मैंने एक और लाइन खींच दिया और यहाँ पे भी एक दूसरा बॉल है, ठीक है। इसकी रेडियस r है, ठीक है, और ये बॉल रेस्ट में है और ये जो डिस्टेंस है ना वो भी r है और इसका मास 2m है, ठीक है। लिखो, इफ collision is elastic, if the collision is completely elastic,
फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, अच्छा ग्रेविटी मत ले लेना यहाँ पे, ठीक है, ग्रेविटी इज एब्सेंट। ठीक है, यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। ठीक है, जब कोलिजन स्टार्ट होने वाला होगा तो कुछ ऐसी बात होगी। ये हो गया डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। ठीक है, इस पे फोर्स देखो, ये आर है। ठीक है, और इसके सेंटर को इसके सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये आर है और ये भी आर है, तो ये टोटल 2r होगा और ये आर होगा। ठीक है, ये आर होगा और ये 2r होगा। इसको मैं थीटा ले लेता हूँ। क्लियर? तो कॉस थीटा जो होगा वो होगा, है ना, साइन, ये होगा √3r, ये वाला रूट ऑफ 2r स्क्वायर, रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये √3r होगा। तो कॉस थीटा होगा √3r अपॉन में 2r, मतलब √3/2। तो थीटा होगा 30 डिग्री के बराबर। मानते हो इस बात को? बोलो। अब देखना मैंने क्या किया, ये जो स्फीयर है इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लिए। इधर हो गया, इधर तो v था, इसके दो कंपोनेंट ले लिए मैंने, इधर v cos थीटा, इधर v sin थीटा। तो इधर v cos थीटा मतलब v इंटू √3/2 और इधर मैंने ले लिया v sin थीटा मतलब v/2। ठीक है, अब देखना स्फीयर, ये वाला जो स्फीयर है दूसरा वाला वो यहाँ पे है। ठीक है, मतलब जस्ट कांटेक्ट में होगा, मैंने दूर थोड़ा बना दिया इसको। ठीक है, तो जो भी फोर्सेस होंगे ना, इस पे फोर्स इधर होगा और इस पे फोर्स इधर होगा। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स होगा कोलिजन के दौरान वो इधर होगा, तो ये वाली वेलोसिटी जो होगी वो नहीं बदलेगी। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इस वाली वेलोसिटी को भूल जाता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा। अब ये क्या हेड ऑन कोलिजन बन गया है क्या? बोलो। नहीं, इसको मैं भूल गया ना। अब जो फोर्स लाइन है वो भी इधर ही है और वेलोसिटी लाइन भी इधर ही है, तो ये कौन सा कोलिजन बन गया? अब हेड ऑन। अब ध्यान से देखना, मैंने कोलिजन के बाद, ठीक है, इसकी वेलोसिटी को ले लिया v डैश इस तरफ और इसकी वेलोसिटी को मैंने ले लिया v डबल डैश इस तरफ। ठीक है, इसका मास है m और इसका मास है 2m। ठीक है, अब नेट फोर्स 0 है तो मैं पहले मोमेंटम कंजर्व कर देता हूँ। ठीक है, मैं लिखूँगा मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, ये m है, ये 2m है ना। तो मोमेंटम m इंटू v√3/2 इज इक्वल टू mv डैश प्लस 2m v डबल डैश और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है तो 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कोलिजन के बाद होगा तो v डबल डैश माइनस v डैश होगा और अप्रोच कोलिजन से पहले होगा तो v √3/2 ये होगा। तो यहाँ से आ गया मेरे पास। ठीक है, v डबल डैश माइनस v डैश इज इक्वल टू v√3/2 है ना। क्लियर? ठीक है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? v√3/2 है ना। चलिए, अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो पहले m को आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, m को आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और फिर इन दोनों को सॉल्व करके मुझे बताइए कि v डैश और v डबल डैश की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? चलिए, इनको अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 3v डबल डैश इज इक्वल टू v√3। तो v डबल डैश आएगा
v रूट 3/3 मतलब v बाई रूट 3, ये आ गया हमारे पास v डबल डैश, ठीक है। और यहाँ से हम v डैश भी निकाल सकते हैं, ठीक है। v डैश बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा, v डैश इज इक्वल टू v रूट 3/6, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात, ठीक है। तो v डैश होगा v रूट 3/6 और v डबल डैश आ गया v रूट 3, ठीक है। अब जो वेलोसिटी हम इसकी भूले थे इस तरफ, कितनी वेलोसिटी हम भूले थे, v/2, तो v/2 भी इसको दे दो, ठीक है। तो v डैश इस इधर आ गया v रूट 3/6 और इस तरफ आ गया v बाई रूट 3, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी होगी v बाई रूट 3 इस तरफ, इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ v/2 और इस तरफ v रूट 3/6 के बराबर। क्लियर है? चलिए।